हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में सामाजिक विज्ञान की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग साइंस के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो हम लोग 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ही हल करेंगे, ठीक है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, केवल 1 से लेकर 20 तक जो एमसीक्यू है, जो वाइज जो क्वेश्चन होता है, वही हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी लिखे जाते हैं और उसमें लगता है टाइम, ठीक है। तो इसके वजह से वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेट पहुँचे, तो इसलिए कोई आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो या फिर अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? पहला क्वेश्चन ये। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1815, 1830, 1848 और 1871 दिया गया है। तो देखिए फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1848, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का स्थापना यानी स्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक यानी स्थापना किसने की थी? आप ऐसा क्वेश्चन में समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन दिया गया पहला, वह गैरीबाल्डी दिया गया है। और बी में दिया गया बिस्मार्क दिया गया है। सी में दिया गया है कावूर दिया गया है। और डी में क्या दिया गया है, यहाँ पर मैथ्सनी होता है, ठीक है, जिसे हम मेजनी भी बोलते हैं। तो यंग इटली सोसाइटी की जो संस्थापक थे, जिनका नाम क्या है, तो मेजनी या फिर मैथ्सनी आप जानते हैं इनको। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी 3 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति हुई, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई, आपसे ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1788, बी में दिया गया 1789 और सी में दिया गया 1790 और डी में दिया गया है 1787। आप सभी को पता होगा कि जो आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डेट वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि डेट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी आप देखिएगा, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, जर्मन संस्कृत में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जर्मन संस्कृत में, ठीक है, बोक्साजिस्ट का आशय था क्या? राष्ट्र या फिर संविधान या फिर आम जनता या फिर संसद? तो देखिए जर्मन संस्कृत में जो बोक्साजिस्ट का आशय था वो किसका आशय था? तो राष्ट्र का आशय था, ठीक है। राष्ट्र यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, जर्मन का एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया काइजर विलियम प्रथम, ठीक है। बी में दिया गया ऑटोमान बिस्मार्क और सी में दिया गया है हिटलर और डी में क्या दिया गया, मैथ्सनी दिया गया है। तो मैथ्सनी होता है, जिसे हम मेजनी भी बोलते हैं। तो जर्मन का एकीकरण की जो मुख्य भूमिका जिसने निभाया था उनका नाम है भाई ऑटोमान बिस्मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑटोमान बिस्मार्क से आपको जो है कई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, यानी नेपोलियन जो था वो पराजित कब किया गया था, किस सन में पराजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1814, बी में दिया गया 1815 और सी में दिया गया 1816 और डी में क्या दिया गया, तो 1817 दिया गया है, ठीक है। तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी, यानी पराजय वर्ष था, वो 1815 में उसको पराजित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बाल गंगाधर तिलक, डी में सी में दिया गया है महात्मा गांधी, डी में क्या दिया गया, क्या सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर
8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके बारे में आप सभी पढ़े होंगे, तो अच्छी जानकारी आपको होगा ही। तो यहाँ पर पूछा गया था वो घटना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में और 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट तो समझिएगा, तो जो रॉलेट एक्ट था वो 1919 में पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ठीक है, नहीं चलाया। तो असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर चंपारण आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन जो है नहीं चलाया था ना, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो नहीं वाला ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर देखें तो यहाँ पर दिया गया विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो आर्थिक महामंदी कब आई? तो 1919 में या फिर 1924 में या फिर 1929 में या फिर 1934 में। तो विश्व में जो है यानी विश्व में जो है आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 में। 1929 ही वो वर्ष था जिसमें विश्व में आर्थिक महामंदी आ गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ यानी प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए में देगा 1914, 1939, 1919 या फिर 1922। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पर? तकनीकी पर या फिर कृषि क्षेत्र पर या फिर परिवहन पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महामंदी का जो सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा था तो कृषि पर पड़ा था, कृषि क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, मार्टिन लूथर थे समाज सुधारक या फिर शासक या फिर धर्म सुधारक या फिर वैज्ञानिक। तो देखिए मार्टिन लूथर जो था वो एक धर्म सुधारक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, कह रहा है चाय की खेती के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं भाई। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप सभी को पता होगा कौन सी, लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये देख सकते हैं लिखावट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उससे आपको इस पर ज़्यादा आपको फोकस करके नहीं चलना है, आपको केवल क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, इसके लिखावट पे नहीं जाना है। यहाँ पर दिया गया टिहरी बांध परियोजना यानी डॉट 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 स्थित है। ठीक है, स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो मध्य प्रदेश दिया गया है। ठीक है, तो देखिए टिहरी बांध जो परियोजना है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी कि सी नंबर में जो है स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, यानी सलाल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया महानदी, बी में दिया गया चिनाब, सी में दिया गया सतलुज और डी में क्या दिया गया तो कृष्णा नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, चिनाब जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चिनाब वाला, यानी कि सतलज बांध किस नदी पर स्थित है तो चिनाब नदी पर। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर यूपी बोर्ड 2026। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97.5%। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है?
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महानदी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नर्मदा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया तो कावेरी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सरदार सरोवर जो बांध बना है वो नर्मदा नदी पर बना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसमें हम लोग केवल एमसीक्यू के प्रश्न ही देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध जो बना है वो नर्मदा नदी पर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो हमने 1 से लेकर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के जो प्रश्न होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए या फिर शॉर्ट लघुतरी, अति लघुतरी या फिर दीर्घोत्तरी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इस पर बचना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।